प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी वर्ष प्रतिपदा उत्सव मनाने के लिए हम लोग एकत्रित आ रहे हैं। हम जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्य पद्धति का एक हिस्सा माने हमारे 6 उत्सव है। संघ के कार्य पद्धति के 2 हिस्से हैं, एक नित्य, एक नैमित्तिक। नित्य में पद्धति का केंद्र बिंदु है दिन प्रतिदिन का एकत्रीकरण। हर दिन सब एकत्रित आए, सामूहिक कार्यक्रम करें। सामूहिक कार्यक्रम के माध्यम से सामूहिक मन का निर्माण होता है। समष्टिगत कार्यक्रम के माध्यम से समष्टिगत मन का निर्माण होता है। इस मनोविज्ञान के सिद्धांत के आधार पर सामूहिक कार्यक्रम करें और संपूर्ण समाज के साथ एकात्मता का संस्कार अपने हृदय पर अंकित करें। यह नित्य कार्यक्रम। नैमित्तिक कार्यक्रम अपने 2 तरह के हैं। नियमित रूप से आने वाले नैमित्तिक कार्यक्रम, अनियमित रूप से आने वाले नैमित्तिक कार्यक्रम। अनियमित रूप से तो कई कार्यक्रम आते ही रहते हैं, हम सब कार्यकर्ता जानते हैं। कहीं बैठकें होती है, कहीं ट्रिप्स होती है, तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं। या अनियमित रूप से आने वाले नैमित्तिक कार्यक्रम तो बहुत होते हैं। लोग कहते हैं कि भाई घर वाले इससे तंग आ जाते हैं। सुबह बाहर गए, कहाँ गए थे? बैठक, दोपहर में बैठक, शाम को बैठक, रात को बैठक। अरे बैठक में होता क्या है? अखबार में कुछ आता नहीं। तो घर वाले कहते हैं कि ये बैठकों से तो हम तंग आ गए। तो ये इस तरह के अनियमित नैमित्तिक कार्यक्रम। और नियमित नैमित्तिक कार्यक्रमों में 6 उत्सव। अब संपूर्ण कार्य पद्धति का लक्ष्य संस्कार देना है। हर एक व्यक्ति के हृदय पर संस्कार देना कि मैं अकेला नहीं, पृथक नहीं, स्वतंत्र नहीं, संपूर्ण समाज के साथ मैं एकात्म हूं। मनुष्य का शरीर और उसका एक एक अवयव, इनके जो संबंध होते हैं वही संपूर्ण समाज और एक एक व्यक्ति के संबंध है। और इस दृष्टि से संपूर्ण समाज के साथ एकात्मता का संस्कार हर हृदय पर अंकित करना, इसी दृष्टि से सभी कार्यक्रम और कार्य पद्धति इसकी रचना है। तो नित्य कार्यक्रम, दिन प्रतिदिन एकत्रीकरण और सामूहिक कार्यक्रम का। नैमित्तिक कार्यक्रमों में कुछ अनियमित और नियमित कार्यक्रम यानी 6 उत्सव। अब यह जो उत्सव है वह सारे हिंदू समाज के परंपरागत उत्सव है। इसमें चूंकि संघ की यह धारणा है कि संघ यह कोई संस्था नहीं है, दल नहीं है, पंथ नहीं है, संप्रदाय नहीं है, हिंदू समाज के अंतर्गत खड़ा किया हुआ संगठन नहीं है। संघ हिंदू समाज के अंतर्गत संगठन खड़ा नहीं करना चाहता, तो संपूर्ण हिंदू समाज को ही सुसंगठित अवस्था में लाना चाहता है। परिकल्पना की दृष्टि से संघ और समाज दोनों समव्याप्त है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से संघ संपूर्ण समाज के साथ एकात्म है। इसके कारण संघ यानी संपूर्ण हिंदू समाज ही है। इसलिए अन्य लोगों के जैसे संस्थागत उत्सव होते हैं, दलगत उत्सव होते हैं, वैसा संघ के लिए संभव नहीं। जो कुछ भी संघ का है वह हिंदू राष्ट्र का है, हिंदू समाज का है। संघ का ध्वज कौन सा है? वही जो हिंदू राष्ट्र का परंपरागत ध्वज है। संघ के सिद्धांत कौन से है? वही जो हिंदू राष्ट्र के परंपरागत सिद्धांत है। वैसे संघ के उत्सव कौन से है? वही जो हिंदू राष्ट्र के परंपरागत उत्सव है। तो यह परंपरागत उत्सवों में से कुछ उत्सव चुन लिए। अब ये उत्सवों को चुनना, इसके पीछे भी भाव संस्कारों का ही है। क्योंकि उत्सव व्रत हिंदू समाज में बहुत है। हेमाद्रि पंडित इस नाम के एक बड़े पंडित हो गए दक्षिण में। उन्होंने हिंदुओं के सभी व्रतों का और सभी उत्सवों का विवरण
व्रत चिंतामणि इस ग्रंथ में किया है। वो ग्रंथ आप देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि व्रत और उत्सव मिलकर 2000 से ज्यादा है। माने साल में दिन तो आते हैं 365 और कुल मिलाकर व्रत और उत्सव 2000 से ज्यादा है। ये ठीक है कि सभी उत्सव सभी के लिए नहीं, सभी व्रत सभी के लिए नहीं, लेकिन कुल मिलाकर 2000 से अधिक उत्सव और व्रत आते हैं। तो सब लेना तो संभव नहीं, उसमें से 6 उत्सव छांट कर लिए हैं। और यह जो 6 उत्सवों का चयन किया है उसके पीछे यही उद्देश्य है कि हिंदू समाज को सुसंगठित करने की दृष्टि से हर एक हिंदू हृदय पर उपयुक्त संस्कार अंकित करने के लिए जिनकी सहायता हो सकती है, ऐसे उत्सव माने संस्कारों के दृष्टि से उपयुक्त उत्सव ऐसे चुन लिए। वो अपने 6 उत्सव हम जानते हैं, जिसमें वर्ष प्रतिपदा यह एक उत्सव है। अब यह एक संयोग की बात है कि आज वर्ष प्रतिपदा के उत्सव के समय हमारे लिए और भी एक आनंद का, विचारों को चालना देने वाला प्रसंग आता है। वह यानी हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिष्ठाता आद्य सरसंघ चालक परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्मदिन भी वर्ष प्रतिपदा का ही है। यह संयोग की बात है। हम जानते हैं कि संघ व्यक्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता। आजकल जो राजनीतिक क्षेत्र में एक प्रक्रिया चलती है, इमेज बिल्डिंग ऐसा कहते हैं, इमेज बिल्डिंग, प्रतिमा निर्माण। हम इस बात को गलत समझते हैं। इमेज बिल्डिंग का मतलब ही होता है कि मूलतः जो इमेज है वह ठीक नहीं है, इसलिए उसको अब बिल्डअप करना पड़ रहा है। जैसे कोई व्यक्ति यदि ज्यादा श्रृंगार करे तो उसका मतलब ही है कि मूलतः सौंदर्य नहीं है, इसलिए श्रृंगार से उस कमी की पूर्ति करना है। तो इमेज बिल्डिंग का मतलब ही होता है कि मूलतः इमेज जो है वो इतनी अच्छी नहीं, इसलिए फिर बिल्डअप करना पड़ता है, पब्लिसिटी करना पड़ता है, प्रोपेगेंडा करना पड़ता है। अब ये जो इमेज बिल्डिंग है उसके ठीक विपरीत संघ की कार्य पद्धति है। मुंबई में एक जर्नलिस्ट है डी.वी. गोखले करके, उन्होंने बड़ा इसका अच्छा वर्णन किया। बोले बाहर के क्षेत्र में तो अपने अपने नेताओं की इमेज बिल्डअप करने का प्रयास लोग करते हैं, संघ में उल्टा है। उनका वाक्य था कि संघ हैज रेज्ड ग्रेट पर्सनैलिटीज, माने संघ ने बड़े बड़े लोगों का निर्माण किया, श्रेष्ठ लोगों का निर्माण किया। संघ हैज रेज्ड ग्रेट पर्सनैलिटीज एंड मेड ऑल ऑफ देम फेसलेस, और सब लोगों को फेसलेस बना दिया। फेसलेस का हिंदी भाषांतर क्या करना कि जिनका कोई फेस ही नहीं है, जिनको अलग से पहचाना नहीं जा सकता। नेताओं का सार्वजनिक जीवन में देखेंगे तो एक एक नेता का एक नाम है कि ये मिस्टर सो एंड सो, मिस्टर सो एंड सो। संघ में इतने बड़े बड़े श्रेष्ठ कार्यकर्ता है जिन्होंने बड़े काम भी किए हैं, लेकिन कोई किसी का नाम नहीं जानता। तो इसलिए उन्होंने कहा कि संघ हैज रेज्ड ग्रेट पर्सनैलिटीज एंड मेड ऑल ऑफ देम फेसलेस। तो एक तरफ तो हिंदुस्तान में प्रक्रिया चल रही कि जिनकी कोई योग्यता नहीं उनको भी बड़ा संघ ने प्रक्रिया चलाई कि लोगों को बड़ी योग्यता रखने वाले तो लोग निर्माण करना, लेकिन उनकी कोई प्रतिमा निर्माण नहीं करना। तो इस दृष्टि से हम व्यक्ति पूजक नहीं है। किंतु परम पूजनीय डॉक्टर जी को आज अभी हम लोगों ने आद्य सरसंघ चालक प्रणाम जो दिया है, व्यक्ति के नाते नहीं दिया। परम पूजनीय डॉक्टर जी का जीवन हमारे सामने है। हम जानते हैं कि उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व समाप्त हो चुका था। अपने ध्येय के साथ, सिद्धांत के साथ, आदर्शों के साथ वो इतने एकात्म हुए थे कि सिद्धांत, ध्येय और आदर्श छोड़कर कोई विचार ही उनके मन में व्यक्तिगत नहीं था। और इसी के कारण एक संघ शिक्षा वर्ग में समारोह के समय उनके भाषण के पूर्व एक कविता गाई गई, जिसका हिंदी में भी भाषांतर हुआ। कविता थी कि अमूर्त मूर्त मूर्तिमंत तुझ समान हो दे, यानी जो हमारा ध्येय अमूर्त है, अव्यक्त है, उसको हम देख नहीं सकते, उस वही सगुण साकार रूप लेकर आपके
आपके रूप में सगुण साकार बनकर आपके रूप में हमारे सामने आया है। माने यह एक व्यक्ति नहीं है, इनकी कोई व्यक्तिगत आशा आकांक्षा कुछ नहीं है, व्यक्तिगत सुख सुविधाएं असुविधाएं कुछ नहीं है। ध्येय के साथ इतने एकात्म कि मानो ध्येय ही सगुण साकार रूप लेकर आया है। इतनी एकात्मता होने के कारण परम पूजनीय डॉक्टर जी का स्मरण करना यानी ध्येय का ही स्मरण करना है। और इसी दृष्टि से हम आद्य सरसंघ चालक प्रणाम भी यहाँ देते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का स्मरण करने से संपूर्ण अपने ध्येय की रचना की कार्य पद्धति की सिद्धांतों की स्मृति हम लोगों को होती है। इसी दृष्टि से आज वर्ष प्रतिपदा का उत्सव 6 उत्सव में से एक उत्सव इस नाते हम जहां मना रहे हैं, वहां चूंकि संयोग से यही परम पूजनीय डॉक्टर जी का जन्मदिन है, तो अपने संपूर्ण ध्येय का, आदर्शों का, कार्य पद्धति का, सभी बातों का इकट्ठा स्मरण करने की दृष्टि से ध्येय और व्यक्तित्व, इन दोनों में जो द्वैत होता है वह द्वैत जिनका समाप्त हो चुका है, भक्त और भगवान का द्वैत जिनके विषय में समाप्त हो चुका है, ऐसे अपने परम पूजनीय डॉक्टर जी को हमने आज आद्य सरसंघ चालक प्रणाम भी दिया है। अब जैसे मैंने कहा कि उपयुक्त संस्कार हर एक हिंदू हृदय पर अंकित करने की दृष्टि से संपूर्ण कार्य पद्धति है, एक एक कार्यक्रम है, 6 उत्सव है, उसमें से वर्ष प्रतिपदा भी एक है। वर्ष प्रतिपदा कौन सा संस्कार हमारे हृदय पर अंकित करना चाहती है, तो हम देखेंगे कि यह वर्ष प्रतिपदा यानी हर साल नया वर्ष शुरू होने के दृष्टि से वर्ष प्रतिपदा आती है। माने ये नववर्ष प्रारंभ है, नववर्ष प्रारंभ है तो नवीनता है। पुरानी जो बात है वह यहां समाप्त होती है, नई बात शुरू होती है। तो एक तरह से नया अध्याय है, किंतु दूसरी तरफ देखा जाए तो यह नया अध्याय हर साल शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि इस साल अब ये पुरानी बात खत्म हो गई, वर्ष प्रतिपदा है, अब नया चैप्टर शुरू हो गया, तो इस वर्ष भी नया चैप्टर शुरू होता है, अगले साल भी फिर नया चैप्टर शुरू होता है। माने इसकी भी एक साइकिल है, इसकी भी साइकिल है, यह चक्र है। तो नवीनता भी है और यह नवीनता किसी सृष्टि के चक्र में बिठाई हुई, इसके कारण उसके कुछ नियम भी है। तो यह हमें यह संदेश देता है, यह उत्सव, कि हम लोगों ने नवीनता भी धारण करनी है, किंतु यह नवीनता सृष्टि चक्र के अंतर्गत किसी विशेष नियम के अंतर्गत नवीनता आनी चाहिए। माने इसमें सृष्टि के नियम है, साथ ही साथ नवीनता है। सृष्टि के वे नियम है जो सनातन काल से चलते आए हैं, किंतु साथ ही साथ वो नवीनता है जो इस समय के लिए आवश्यक है, उपयुक्त है। माने हमारे एक संघ गीत में जो शब्द प्रयोग किया गया, चिर पुरातन नित्य नूतन, चिर पुरातन नित्य नूतन, यह जो अपना स्वरूप है कि हम चिर पुरातन हैं, नित्य नूतन भी है, इसका स्मरण देने वाला उत्सव यानी वर्ष प्रतिपदा है। अब ये हिंदू बात समझना पाश्चिमात्य लोगों के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि पाश्चिमात्य लोगों की संस्कृति का स्तर बहुत छोटा है। भौतिक प्रगति का स्तर बहुत बड़ा होगा, लेकिन सब बच्चा राष्ट्र है हमारी तुलना में, बच्चा राष्ट्र है। और जहां बच्चे ज्यादा उछल कूद कर सकते हैं वहां उनके अंदर परिपक्वता, प्रौढ़ता कम होती है। वैसे भौतिक प्रगति बहुत की हुई होगी, चंद्रमा पर पहुंचे होंगे और कहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन जो सांस्कृतिक परिपक्वता चाहिए, कल्चरल मैच्योरिटी, वो बहुत कम होने के कारण यह जो एक परिपक्व कल्पना हिंदुओं की है, चिर पुरातन नित्य नूतन, वह समझने में वे असमर्थ है। वो दो बातें समझ सकते हैं। एक बात की जो पुरानी परंपरा चलती आई है, बस उसी का पुनरुज्जीवन करना है, रिवाइवल करना है,
जो पहले बात होगी उसी को जैसे कि वैसे फिर से स्थापन करना है, यह एक बात समझ सकते हैं। और दूसरी बात समझ सकते हैं कि पुरानी बात यदि कालबाह्य हो गई, आउटडेटेड हो गई, उसको छोड़ दीजिए, अब नया काम शुरू कर देंगे। भूतकाल के साथ कोई संबंध नहीं, नया भविष्य हम करेंगे। अंग्रेजी में एक को बोलते हैं स्टेटस को, स्टेटस कोइज्म, यथास्थितिवाद। माने फिर से वही लाना है जो 200 साल पहले था, 1000 साल पहले था। हम वेदों का उल्लेख करते हैं तो वैदिक काल में जो था बिल्कुल जैसे के वैसे रचना फिर से लानी है, ये स्टेटस कोइज्म है, यथास्थितिवाद है। या तो ये चीज पाश्चिमात्य लोग समझते हैं, या फिर आजकल जो रोमांटिक लोगों ने एक शब्द प्रयोग प्रचलित बीच में किया था, टोटल रिवॉल्यूशन, ऐसा ये पाश्चिमात्य कल्पना है, टोटल रिवॉल्यूशन वाली, जिसका मतलब होता है कि हम समाज का ऊपर का सुपर स्ट्रक्चर केवल बदलने वाले नहीं है। तो जिन सिद्धांतों के आधार पर, फाउंडेशन के रूप में जो सिद्धांत है, जिन सिद्धांतों के आधार पर समाज अब तक चलता रहा, वो सारे सिद्धांत भी हम बदलने वाले हैं। माने नींव भी बदलने वाले हैं, ऊपर की बिल्डिंग बदलने वाली, इतना ही नहीं तो नींव भी हम बदलने वाले हैं। इसको टोटल रिवॉल्यूशन यह संज्ञा है। तो या तो वो समझते हैं कि सब कुछ बदलना है, ऊपर की बिल्डिंग भी बदलना है, नींव भी बदलना है, सब पुराना जो है वो खत्म करना है, नए सिरे से चलना है। ये टोटल रिवॉल्यूशन की कल्पना या तो वो समझ सकते हैं या यथास्थितिवाद, स्टेटस कोइज्म समझ सकते हैं। हिंदू परिपक्व है। हो सकता है कि कालचक्र में इतने साल, 1000 साल, क्योंकि हम लोगों को अपनी समाज रचना का विचार करने के लिए फुर्सत नहीं थी, हम भौतिक दृष्टि से पिछड़ गए हो, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से हम उनसे परिपक्व हैं। और इस दृष्टि से यह एक पद्धति हमारे यहां चलती आई कि शाश्वत सिद्धांत वही रखते हुए, क्योंकि वे शाश्वत सिद्धांत है। अग्नि का धर्म है उष्णता और प्रकाश, वो वेद काल में भी था, आज भी है, 2000 साल के बाद और 10,000 साल के बाद भी रहेगा। तो कुछ सिद्धांत शाश्वत है। शाश्वत सिद्धांतों के प्रकाश में जैसे जैसे परिस्थिति बदलती है, वैसे वैसे समाज रचना के नियमों में परिवर्तन करना, माने अपरिवर्तनीय शाश्वत सिद्धांतों के प्रकाश में अखंड परिवर्तनशील समाज रचना, यह हिंदुओं की विशेषता रही है। और इस दृष्टि से चिर पुरातन नित्य नूतन, माने अपरिवर्तनीय, त्रिकालाबाधित, शाश्वत, सनातन सिद्धांत, और उनके प्रकाश में जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती है, समस्याएं बदलती है, आवश्यकताएं समाज की बदलती है, वैसे वैसे समाज की नवनवीन रचना, हर समय नवीन रचना, किंतु यह नवीन रचना भूतकाल से संबंध रखते हुए शाश्वत सिद्धांतों के प्रकाश में यह हिंदू समाज की विशेषता रही। शाश्वत सिद्धांतों के प्रकाश में, अपरिवर्तनीय सिद्धांतों के प्रकाश में परिवर्तनशील समाज रचना। और इसलिए हम दूसरी भाषा में कहते हैं कि भूतकाल के साथ संबंध रखते हुए भविष्य का विचार करना। यह नहीं कि भूतकाल के साथ संबंध छोड़ दिया, बस केवल भविष्य का विचार करेंगे। लॉर्ड मैकॉले, जिन्होंने हिंदुओं को आत्मविस्मृत करने का प्रयास किया, उनका एक बड़ा अच्छा वाक्य, उन्होंने कहा कि जो पीढ़ी यानी जनरेशन अपने पूर्वजों ने किए हुए महान कामों का स्मरण नहीं करती, जो पीढ़ी अपने पूर्वजों ने किए हुए महान कार्यों का स्मरण नहीं करती, उस पीढ़ी के हाथ से ऐसा कोई काम हो नहीं सकता जिसका स्मरण उनके वंशज करेंगे। तो भूतकाल, उसके साथ संबंध रखते हुए भविष्य का विचार, रिवाइवलिज्म नहीं, पुनरुज्जीवन नहीं, जो भूतकाल में था वही फिर से स्थापन करना है, ऐसा नहीं। लेकिन जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष की जड़ें जमीन में, लेकिन वह बढ़ता है आकाश की ओर। जड़ें जमीन में है इसलिए वो जमीन में ही बढ़ रहा है, ऐसा नहीं वो आकाश की ओर बढ़ रहा। लेकिन आकाश की ओर बढ़ रहा है इसलिए जमीन की जड़ें उखड़ गई, ऐसा नहीं है। तो जितनी जड़ें जमीन में और मजबूत नीचे जाएगी, उतना ही वो वृक्ष, उतना ही वो पेड़ मजबूत होता है। तो जमीन में अपनी मजबूत जड़ें रखते हुए ऊपर बढ़ने वाले पेड़ के समान, आकाश की तरफ बढ़ने वाले पेड़ के समान, भूतकाल में अपनी परंपरा में, अपनी संस्कृति में अपनी जड़ें मजबूत रखते हुए भविष्य का विचार नए सिरे से करना।
आकाश की ओर दोनों बढ़ते हैं। बच्चों का पतंग भी आकाश की ओर बढ़ता है और वृक्ष भी आकाश की ओर बढ़ता है। और वैसे देखा जाए तो वृक्ष तो आकाश की ओर बड़े धीरे धीरे बढ़ता है और बच्चों का पतंग एकदम आकाश में ऊपर चला जाता है। बहुत जल्दी प्रगति हो गई, रिवॉल्यूशन हो गई ऐसा लगता है। लेकिन पतंग की जड़ें जमीन में नहीं रही थी, इसके कारण थोड़ा सा कहीं झटका लग जाता है तो पतंग हवा में ही रह जाता, टिक नहीं सकता। और कितनी भी आंधी आ जाए, जो जिसकी जड़ें जमीन में मजबूत है, ऐसा वृक्ष आंधी तूफान में भी खड़ा रहता है। तो यह जो रोमांटिक लोगों का सोचना है वो पतंग के समान है, जो भूतकाल से संबंध तोड़ना चाहते हैं। भूतकाल में जड़ें कायम रखते हुए भविष्य का आकाश की तरफ बढ़ने वाला विचार करना, यह हिंदू परंपरा है। इसलिए कहा चिर पुरातन नित्य नूतन। यहां परंपरा भी है, सातत्य है, कंटिन्यूटी है, नवीनता भी। अब अपना यह शरीर है, निसर्ग का, प्रकृति का यह नियम है। आपको शास्त्र के लोग बताएंगे कि यह शरीर हर क्षण में बदलता है। हर क्षण में शरीर बदलता है, अपने को दिखता नहीं, लेकिन इसकी एक एक पेशी, एक एक सेल, एक एक टिश्यू परिवर्तनशील है। अखंड उसमें परिवर्तन चलता रहता है। जैसे ये पृथ्वी घूम रही, अपने को दिखती नहीं है, लेकिन पृथ्वी बड़े तेजी के साथ घूम रही है, वैसे ही हमारा शरीर का है हर एक हिस्सा बहुत तेजी के साथ बदलते जाता है। माने इस समय ये जो हाथ है, तो शास्त्र ये कहता है कि 5 मिनट के बाद वही हाथ जैसे के वैसे नहीं रहेगा जो 5 मिनट पहले था। उसके टिश्यूज बदल गए होंगे, उसमें परिवर्तन होता है। लेकिन सातत्य भी है, ऐसा लगता नहीं है कि भाई ये कोई नया हाथ है, नहीं, वह हाथ वही दिखता है, शरीर वही दिखता है, कॉन्शियसनेस वही है, चेतना वही है, जागृति वही है, अहम वही है। लेकिन वही सातत्य रहते हुए, वही परंपरा रहते हुए, वही चेतना जागृति रहते हुए अखंड परिवर्तन होते जाता है। यह नदी का उदाहरण लीजिए। एक ग्रीक विचारक हिराक्लेटस उसका नाम है, उसने बड़ा अच्छा वाक्य कहा। उन्होंने कहा, यू कैन नॉट बेद इन द सेम रिवर ट्वाइस। तुम एक ही नदी में 2 बार नहा नहीं सकते। तो आपको आश्चर्य होगा, हम नदी में 2 बार क्या 1000 बार नहा सकते हैं। किंतु उसके कहने का मतलब यह है कि आप यहां खड़े हैं, नदी बह रही है, नदी वही है, गंगा हो, जमुना हो, सिंधु हो, ब्रह्मपुत्र हो, नदी वही है, नदी बह रही। आपने अब डुबकी लगाई, अब डुबकी लगाई तो जिस जल में, जिस पानी में आपने डुबकी लगाई, आप पानी के बाहर आए, फिर से डुबकी लगाते, आप उस पानी में डुबकी नहीं लगा सकते जिसमें अभी डुबकी लगाई, क्योंकि नदी वही है लेकिन पानी बदल गया, पानी बदल गया। आपने डुबकी लगाई उस समय जो पानी था वो तो बह गया है, अब नया पानी आ रहा है। अब आप डुबकी लगाएंगे तो वो पानी नया रहेगा, दूसरा रहेगा। इसीलिए हिराक्लेटस ने कहा कि यू कैन नॉट बेद इन द सेम रिवर ट्वाइस। किंतु पानी हमेशा यहाँ का बदलते रहता है, नया पानी आता है, पुराना पानी चला जाता है। इसलिए नदी बदल गई ऐसा नहीं, नदी तो हजारों साल से गंगा यमुना चलते आई है। तो हजारों साल से चलती आई नदी की एक अखंड परंपरा वह भी कायम है, और साथ ही साथ नवीनता भी है कि हर समय पानी बदलते ही रहता है। हिंदुओं की यह विशेषता है जो पाश्चिमात्य बच्चा राष्ट्र नहीं समझ सकते, कि भूतकाल के प्रकाश में भविष्य का विचार, जमीन में जड़ें मजबूत रखते हुए आकाश की ओर बढ़ना, सनातन शाश्वत सिद्धांतों के, अपरिवर्तनीय सिद्धांतों के प्रकाश में परिवर्तनशील समाज रचना, चिर पुरातन नित्य नूतन, यह हिंदुओं की विशेषता है। इसका स्मरण देने वाला उत्सव वर्ष प्रतिपदा यहां आता है। अब प्रतिवर्ष हम मनाते हैं, यह जो इसका संदेश है इसका भी हम लोग स्मरण करते हैं। किंतु जैसे मैंने कहा कि हमारा उत्सव हो, संघ शिक्षा वर्ग हो, शीत शिविर हो, बार बार हमें तकलीफ देने वाली बैठकें हो, जितने ही नित्य, नैमित्तिक, नियमित, अनियमित सारे कार्यक्रम संघ के आते हैं, वो अलग अलग नहीं है, सब मिलकर एक संपूर्ण कार्य पद्धति का ढांचा तैयार होता है। सभी का एक लक्ष्य यानी उपयुक्त संस्कार देना, उसके द्वारा हर एक व्यक्ति को संपूर्ण समाज के साथ एकात्म करना, ऐसे व्यक्तियों का अनुशासनबद्ध संगठन खड़ा करना,
और इस संगठन की सीमाएं बढ़ाते 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 इतनी बढ़ाना कि संघस्थान और हिंदुस्तान की सीमाएं एक रूप हो जाए, यही एकमात्र उद्देश्य लेकर संपूर्ण कार्य पद्धति का ढांचा खड़ा है। और कुल मिलाकर यह एक परिणाम है, ये अलग अलग आइटम्स नहीं है, सब मिलकर एक योजना है, सब मिलकर एक योजना है। और इस दृष्टि से इनमें से हर एक कार्यक्रम करते समय हमने अपनी कार्य पद्धति का स्मरण करना आवश्यक है। कुल मिलाकर संपूर्ण एक इकाई यानी अपनी कार्य पद्धति। तो हमारे ध्येय कुछ है, आदर्श है, सिद्धांत है, उनके प्राप्ति की दृष्टि से संगठन खड़ा करना है, उस दृष्टि से हर एक हृदय को संस्कारित करना है, यह सारी बात हमारे ख्याल में। इस दृष्टि से उपयुक्त कार्य पद्धति का विकास संघ में हुआ है। इस कार्य पद्धति के विषय में इतने साल के अनुभव के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संघ की कार्य पद्धति स्वयं पूर्ण है। और जहां तक मुझे स्मरण हो रहा कि पिछले बार भी मैं यहाँ जब बौद्धिक वर्ग हमने लिया था तो ये बात उसमें हमने रखी थी, जिसको मैं दोहराना चाहता हूं। ये दोहराना भी चिर पुरातन नित्य नूतन का ही एक स्वरूप है कि संघ की कार्य पद्धति स्वयं पूर्ण है। स्वयं पूर्ण है, इसका मतलब है कि संघ का यह जो उद्देश्य है, हर एक व्यक्ति के हृदय पर उपयुक्त संस्कार अंकित करते हुए उसको समाज के साथ एकात्म करते हुए ऐसे व्यक्तियों का अनुशासनबद्ध संगठन खड़ा करना, यह जो उद्दिष्ट है उसके पूर्ति के दृष्टि से संघ की कार्य पद्धति स्वयं पूर्ण है। मतलब दो तरह का है। एक, इस कार्य पद्धति को लेकर यदि हम चलते हैं तो यही काम पूरा करने के लिए दूसरे किसी भी पूरक सप्लीमेंट्री कार्य पद्धति की आवश्यकता नहीं। और दूसरा कि किसी भी मोह में आकर शॉर्टकट लेने के चक्कर में, जैसे आजकल लोग लेते हैं, वो समझते हैं कि गोटी बिठाने से सारे काम हो जाते हैं। तो किसी भी शॉर्टकट के चक्कर में आकर, मोह में आकर यदि हम इस कार्य पद्धति को छोड़ देते हैं तो दूसरी कोई भी ऐसी पर्यायी वैकल्पिक सब्स्टिट्यूट अल्टरनेट कार्य पद्धति नहीं हो सकती जो हमें वहां पहुंचाएगी जहां संघ हमें पहुंचाना चाहता है। माने इस कार्य पद्धति को लेकर चले तो दूसरे सप्लीमेंट्री पूरक कार्य पद्धति की आवश्यकता नहीं। इस कार्य पद्धति को छोड़कर चलते हैं तो फिर दूसरी कोई सब्स्टिट्यूट वैकल्पिक अल्टरनेट पर्यायी कार्य पद्धति हो नहीं सकती। दोनों अर्थों में संघ की कार्य पद्धति स्वयं पूर्ण है, ऐसा अनुभव के आधार पर हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला। और अब तक का अनुभव भी हमें यह दिखाता है कि यह निष्कर्ष सही है। यह केवल हमारी धारणा है ऐसा नहीं है, पहले तो धारणा थी। अब संघ के जीवन को 60 वर्ष लगभग पूरे होते आए। इस विजयादशमी में 60 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 1925 विजयादशमी को संघ का निर्माण हुआ, इस विजयादशमी को 60 साल पूरे होते हैं। तो इतने साल के अनुभव के आधार पर हम यह समझ सकते हैं कि हमारा निष्कर्ष यह कल्पना मात्र नहीं है, यह सत्य के आधार पर है, इसका हम अनुभव कर सकते हैं। हम यह देखें कि अनुभव क्या है 60 साल का। संघ का सारा इतिहास हम जानते हैं, संघ का कार्य बहुत कठिन है, हम जानते हैं। इस काम में कोई आकर्षण नहीं, जैसे एकदम बड़े सभा सम्मेलन डेमोन्स्ट्रेशन जिसके फोटो अखबार में आते हैं उनमें जैसा आकर्षण रहता है वैसा प्रतिदिन संघ स्थान पर आने में कोई आकर्षण नहीं, हम जानते हैं। एक एक स्वयंसेवक का निर्माण बहुत कठिन है, उसके लिए खून पसीना इकट्ठा करना पड़ता है। स्वयंसेवक यानी कोई वोटर नहीं कि एक भाषण दे दिया लच्छेदार तो उसने तालियां बजाई, ऐसा नहीं है। एक एक स्वयंसेवक का निर्माण करने में एड़ी चोटी का पसीना एक करना पड़ता है, हम जानते हैं। कार्यक्रमों में वो आकर्षण नहीं, यह भी जानते हैं। एक एक शाखा चलाना और दक्षा आरंभ करना, इसके लिए कितनी मेहनत लेनी पड़ती है, हम जानते हैं। यह सारा होते हुए भी हम यह भी जानते हैं कि कितनी ही कठिन कार्य पद्धति क्यों न हो, कुल मिलाकर जो संपूर्ण योजना कार्य पद्धति की है, यह योजना यशस्विता की ओर हमें ले जाने वाली है। तुरंत चमत्कार दिखाने वाली नहीं है। जैसे थोड़ा सा मैं बताऊं,
कि वास्तव में हमारा हमारे कार्य पद्धति पर जो विश्वास है, जो श्रद्धा है, वो कहां तक ठीक है। इस दृष्टि से केवल एक झलक के नाते हम 3 उदाहरण अपने सामने रखे। संघ का प्रारंभ हुआ वह एक, इस विजयादशमी के अवसर पर संघ 60 साल पूरे कर रहा है। तो आज का दृश्य, और चूंकि यह 60 साल का पीरियड है तो 30 साल के बाद संघ की हालत क्या थी 1955 में, यह देखा जाए तो 1925 में हम कहां थे, 1955 में हम कहां थे और 1985 में हम कहां थे, इसका जरा हम विचार करें। तो वास्तव में कुल मिलाकर संपूर्ण योजना के नाते जो कार्य पद्धति हमारे सामने है वही उपयुक्त है या नहीं, हम तो यह क्लेम कर रहे हैं, हमारा यह दावा है कि संगठन बनाने की दृष्टि से दुनिया में सबसे उपयुक्त कार्य पद्धति संघ की है, सबसे उपयुक्त, यह हमारा दावा है। तो हम देखें कि किस तरह से हम लोग या तो पिछड़ गए या आगे बढ़ रहे। ये ठीक है कि जो ही है वह धीरे धीरे होने वाला काम है, लेकिन 60 साल के जीवन में हमारे ऊपर इतनी प्रतिकूल परिस्थितियां आई, विपरीत परिस्थितियां आई, इतने संकट आए। आज हम कहां खड़े हैं, 60 साल पहले कहां खड़े थे, बीच में 30 साल के बाद कहां खड़े थे, थोड़ा यदि हम दृश्य देखेंगे, विस्तृत विवरण की आवश्यकता नहीं, आप सब पुराने स्वयंसेवक है, तो केवल एक झलक इस नाते यदि हम देखते हैं कि 3 कालखंड में हम कहां खड़े थे तो इसका पता चल सकता है। पहला दृश्य हम देखें 1925 में। मैंने कहा कि विस्तृत विवरण की आवश्यकता नहीं, यहां सब पुराने चेहरे हैं, ओल्ड फैमिलियर फेसेस, या जिसको बोलते हैं ओल्ड वॉर हॉर्सेस यहां बैठे, इसलिए बहुत विस्तृत बोलने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। 1925 का हम स्मरण करें तो 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्थापन हुआ, इसका पता ही किसी को नहीं था। उसी समय एक दूसरा जो महान उपक्रम शुरू हुआ था, उसकी यदि इसकी तुलना की जाए, 27 सितंबर 1925 को संघ का निर्माण हुआ, वह विजयादशमी की तारीख है, 27 सितंबर। और लगभग 5 साल पहले कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण हुआ। 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद में यानी रूस में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। हिसाब किया तो 5 साल में 20 दिन कम पड़ते, माने कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से 5 साल, जिसमें 20 दिन कम किए जाए, इतनी सीनियर है। अब संगठन की दृष्टि से यदि देखा जाए तो 5 साल पूर्व कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, 5 साल बाद संघ का निर्माण हुआ। दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट्स क्या थे जरा देखे जाए। और जिस समय संघ का निर्माण हुआ 27 सितंबर 1925, उस समय देश को तो पता ही नहीं था कि संघ नाम की कोई बड़ी चीज निर्माण हुई है। विदर्भ के लोगों को भी पता नहीं था, यहां तक कि नागपुर वालों को भी पता नहीं था कि कोई महान संगठन निर्माण हुआ है। दिसंबर 1925 तक, माने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने भी पूरे नहीं होते, दिसंबर 1925 तक संघ की शक्ति क्या होगी। एक तो संघ केवल नागपुर में ही था, वो भी पूरे नागपुर वाले उसके बारे में जानकारी नहीं रखते थे, एक मोहल्ले में था, दूसरी शाखा भी नहीं थी। दिसंबर 1925 तक दूसरी शाखा भी नहीं थी। और उस समय कितने लोग हो गए इसका पता चलाना बहुत कठिन है। मैंने बीच में कोशिश की थी, क्योंकि मैं तो बाद में संघ में आया, तो भाई कितने लोगों को लेकर डॉक्टर जी ने काम शुरू किया तो पता ही नहीं चलता। कोई कहता है 5 लोग, कोई कहते हैं 12 लोग, कोई कहते हैं 20 लोग। तो नागपुर में हमने बीच में खोज की थी कि भाई कितने लोग थे। तो ये कठिन इसलिए हो गया कि पहले 5 लोगों को लेकर संघ का काम शुरू हुआ है, उन 5 लोगों में मैं था। ऐसा कहने वाले कम से कम 5000 लोग हमको नागपुर में मिले कि हम उस 5 लोगों में थे जिनको लेकर आपके डॉक्टर जी ने संघ शुरू किया। आप क्या समझते हैं, आप तो बच्चे थे उस समय। ऐसा कहने वाले 5000 लोग नागपुर में।
तो संघ में उस समय कितनी संख्या थी इसका हिसाब निश्चित किसी को पता नहीं, लेकिन अब आप शाखा चला रहे हैं, आप अंदाजा कर सकते हैं कि 3 महीने में शाखा की संख्या कितनी होगी। एक ही शाखा थी, 60, 70, 100 से ज्यादा तो नहीं होगी। जिस दिसंबर 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शक्ति 100 से ज्यादा नहीं थी और नागपुर के बाहर किसी को पता नहीं था संघ शुरू हुआ, उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसका कानपुर में अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ, जिसमें 6-7 राज्यों से 500 डेलीगेट्स आए थे। अखिल भारत से 6-7 स्टेट से 500 डेलीगेट्स आए थे। माने स्टार्टिंग पॉइंट्स क्या है, संगठनात्मक दृष्टि से हम देखें स्टार्टिंग पॉइंट्स क्या है, तो जिस समय हमारी संख्या 100 भी नहीं होगी, उस समय 6-7 राज्यों में उनका काम था, जब नागपुर वाले भी संघ को जानते नहीं थे, और 500 डेलीगेट्स उनके आए थे। उनके पीछे एक बड़ा ग्लैमर था, यशस्वी रशियन राज्य क्रांति का। और हिंदुस्तान में उस समय कम्युनिज्म की ओर झुकने वाले लोग ये कोई इज्म के कारण नहीं झुकते थे। गांधी जी की अहिंसा जिनको स्वीकार नहीं थी और कुछ न कुछ सनसनीखेज क्रांति वगैरह होनी चाहिए, उनके लिए बड़ा आकर्षण था कि साहब यहां तो राज्य क्रांति यशस्वी हुई है, उसी के पीछे चला जाए। और जागतिक स्तर पर एक बहुत बड़ी शक्ति रशिया की कम्युनिज्म के पीछे खड़ी थी, इनके पीछे खड़ी थी, तो एक जागतिक शक्ति हिंदुस्तान के कम्युनिस्टों के पीछे खड़ी, पूरे जगत में कम्युनिज्म का बोलबाला। और हमारी हालत क्या थी? हमारी हालत थी कि हिंदू मैं हूं यह कहने में भी लोगों को ग्लानि लगती थी। यहां तक कि एक बड़े श्रेष्ठ नेता ने कहा था कि आप मुझे कुछ भी कहिए, गधा कहिए, लेकिन हिंदू मत कहिए। माने यदि उसको गधा कहा तो गुस्सा नहीं आता था, लेकिन हिंदू कहने से उसको गुस्सा आता था। एक श्रेष्ठ नेता की बात थी। संघ को डिफेंड करने का प्रयास मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल में संघ को डिफेंड करने का प्रयास करने वाले डॉक्टर टीजे केदार, इन्होंने काउंसिल में भाषण देते हुए कहा कि कौन कहता है कि डॉक्टर हेडगेवार हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। डॉक्टर हेडगेवार पागल नहीं है जो कहेंगे कि यह हिंदू राष्ट्र है। माने हमको डिफेंड करने वाले भले आदमी कह रहे कि डॉक्टर हेडगेवार पागल नहीं है जो इसको हिंदू राष्ट्र कहेंगे। माने हिंदू का कितना डिवैल्यूएशन हुआ था इसकी हम कल्पना कर सकते हैं, अवमूल्यन कितना हुआ था इसकी हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे साथी भी अपने को हिंदू कहने के लिए तैयार नहीं थे। और एक तरफ संपूर्ण जगत में जिसके कारण सनसनी फैल गई, इस तरह के रशियन राज्य क्रांति के कारण कम्युनिस्टों का एक अंतरराष्ट्रीय प्रेस्टीज था। और जिस समय नागपुर वाले भी नहीं जानते थे कि संघ नाम की कोई चीज निर्माण हुई, वहां 6-7 राज्यों से 500 डेलीगेट्स कानपुर में उनके इकट्ठा हुए थे। यह दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट्स क्या थे इसका विचार करें। मैं कम्युनिस्टों का उदाहरण इसलिए ले रहा हूं कि संगठन शास्त्र सबसे अधिक कम्युनिस्ट ही जानते हैं और कम्युनिस्टों ने ही विकास किया, ऐसा सभी पाश्चिमात्य राष्ट्रों ने मान लिया। लेनिन को संगठन शास्त्र का सबसे बड़ा तज्ञ विशेषज्ञ माना जाता है। पश्चिम सोचते हैं कि भाई लेनिन के सिद्धांतों से जिनका विरोध है वो भी कहते हैं कि संगठन शास्त्र सीखना है तो लेनिन से सीखना चाहिए। तो उस लेनिन ने जिसका लोहा संगठन शास्त्रज्ञ के नाते जिसका लोहा पश्चिम ने मान लिया है, उस लेनिन के संगठन शास्त्र पर चलने वाली पार्टी यहां निर्माण हुई, जिसके पीछे अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा थी। और हमारा प्रारंभ हुआ, नागपुर वाले नहीं जानते थे, उनके उस समय 6-7 राज्यों से 500 लोग इकट्ठा आ सके, यह स्टार्टिंग पॉइंट। हम 55 में क्या दृश्य था यह देखें। ये 25 की बात हो गई, 30 साल के बाद क्या दृश्य था, दोनों का तुलना हम देखें। 55 में आप जो थोड़े उम्र वाले लोग यहाँ काफी है वो जानते होंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संकट में ही था। गांधी जी की हत्या संघ वालों ने की है, यह आरोप। अदालत ने संघ को इसमें से पूरी तरह से निर्दोष बताया, तो भी जबरदस्ती से राजनीतिक प्रोपेगेंडा संघ के खिलाफ चलाया गया, उसकी शिकार आम जनता हो रही। यह दृश्य संघ को दबाने की कोशिश करने वालों का शासन, और शासन ने नहीं तो उनका प्रभाव लोगों पर।
सारे अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र का नेतृत्व वही लोग कर रहे हैं जो हिंदुस्तान का शासन चला रहे हैं और संघ के खिलाफ है, और हिंदू नाम से भी जिनको नफरत है, ऐसे लोगों का शासन, उनका बोलबाला, उनका प्रभाव। और मैं संघ का हूं और मैं हिंदू हूं, यह कहने में जैसे 25 में ग्लानि होती थी, उससे भी ज्यादा ग्लानि, क्योंकि हिंदू, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन सब बातों के साथ गांधी हत्या का संबंध उस समय जुड़ने के कारण और इसमें अधिक ग्लानि का अनुभव जो 1925 में होता था, उससे भी इस हालत में हम 1955 में थे। उस समय कम्युनिस्टों की क्या हालत थी? दूसरा महायुद्ध समाप्त हुआ था, कैपिटलिस्ट अमेरिका की सहायता से कम्युनिस्ट रशिया ने अपने को बचा लिया था, और महायुद्ध के समाप्ति के पश्चात जो समझौता हुआ उसमें पूर्व यूरोप के कई राष्ट्र रशिया के प्रभाव क्षेत्र में आ गए थे, और थोड़े ही दिन के बाद चाइना जैसा सबसे बड़ा जनसंख्या रखने वाला देश वह भी कम्युनिस्टों के झंडे के नीचे आया था, और 1/3 दुनिया कम्युनिस्ट झंडे के नीचे थी। 1955 में यह दृश्य था कि 1/3 दुनिया कम्युनिस्ट झंडे के नीचे थी, और सोचा गया था कि अब तो लाल झंडा आगे ही बढ़ने वाला है। अब 1/3 दुनिया आ गई, अब 2/3 फिर से हजम करने में कोई ज्यादा देर लगने वाली नहीं है। यह विजयी अश्व है, जैसे हमारा अश्वमेध यज्ञ का अश्व निकलता था, वैसे यह विजयी अश्व है कम्युनिज्म का। 1/3 दुनिया अब लाल झंडे के नीचे आई, बाकी लोगों को भी अब लाल झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा। जाएंगे कहां? इनएविटेबिलिटी ऑफ कम्युनिस्ट विक्ट्री, कम्युनिस्टों की विजय यह अपरिहार्य है, अनिवार्य है, और क्या हो सकता है, यह विश्वास उस समय निर्माण हुआ था जब हिंदू, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह नाम लेने में भी ग्लानि का अनुभव लोग कर रहे थे। उस समय कम्युनिस्टों की यह हालत थी। आज हम देखें 1985 है, आज वो कहां है, हम कहां है? सारे दुनिया को एक केंद्रित कम्युनिस्ट साम्राज्य बनाना, यह जो उनका दृश्य था, यह जो उनका स्वप्न था, वह आज टूट गया है। मॉस्को यह केंद्र रहेगा और सारी दुनिया एक छत्र कम्युनिस्ट साम्राज्य के अंतर्गत रहेगी। अब कोई सोच नहीं रहा। राष्ट्रीयत्व समाप्त होगा, उन्होंने कहा। राष्ट्रीयत्व फिर से ऊपर आया है। हर कम्युनिस्ट देश में कम्युनिज्म से अधिक राष्ट्रीयत्व प्रबल है, और एक छत्र कम्युनिस्ट साम्राज्य की बात छोड़िए, आज हर एक कम्युनिस्ट देश दूसरे कम्युनिस्ट देश के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। चीन और रशिया की नहीं बनती, चीन और वियतनाम आपस में झगड़ रहे, वियतनाम काम्पुचिया झगड़ रहे, रूस और युगोस्लाविया लड़ रहा, युगोस्लाविया अल्बेनिया का नहीं जम रहा। माने एक कम्युनिस्ट देश दूसरे कम्युनिस्ट देश के खिलाफ। और काहे के लिए? तो जिस राष्ट्र कल्पना को समाप्त करेंगे कहा था, वही राष्ट्र कल्पना हर देश में प्रबल होने के कारण एक कम्युनिस्ट देश दूसरे कम्युनिस्ट के खिलाफ है, और हर एक कम्युनिस्ट देश दूसरे को पथभ्रष्ट कहता है। युगोस्लाविया रूस को पथभ्रष्ट कहता, रूस युगोस्लाविया को पथभ्रष्ट कहता, दोनों चीन को पथभ्रष्ट कहते। इस तरह से एक दूसरे को गाली दे रहे। यह दुनिया में दृश्य है। हमारे हिंदुस्तान में यदि होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट सही मान ली जाए तो केवल नक्सलाइट्स के ही 26 ग्रुप है, और फिर जो छोटी बड़ी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, कुल मिलाकर 31 पार्टियों में हिंदुस्तान के कम्युनिस्ट विभक्त है। माने सारे दुनिया को एक छत्र के अंतर्गत लाने का जिनका स्वप्न था, आज एक देश में 31 ग्रुप है। और वो भी आप यदि अखबार पढ़ते होंगे तो हर एक कम्युनिस्ट दूसरे कम्युनिस्ट को पथभ्रष्ट कहता है। राजेश्वर राव नंबूद्रिपाड़ को पथभ्रष्ट कहता है, नंबूद्रिपाड़ डांगे को पथभ्रष्ट कहता है, सब मिलकर चारू मजूमदार को पथभ्रष्ट कहते हैं। हर ग्रुप हर दूसरे ग्रुप को पथभ्रष्ट कहता है। इतनी आपस में खिंचातानी और एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश यह उनकी आज चल रही है। 1955 में जो दृश्य था कि 1/3 जगत एक झंडे के नीचे, वह दृश्य टूट गया है। आज रूस को भी लोग गाली दे रहे कि तुमने कम्युनिज्म को छोड़ा, चीन को भी गाली दे रहे कि तुमने कम्युनिज्म को छोड़ा। कम्युनिज्म के सिद्धांतों को छोड़ने की होड़ कम्युनिस्ट देशों में लग रही। और अभी जिसको कहते हैं लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, आपने पढ़ा होगा कि पिछले 20 अक्टूबर को दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी माने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने जो रिजोल्यूशन पास किया है
आर्थिक पुनर्रचना का, उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि मार्क्सवाद के सिद्धांत के आधार पर नई परिस्थिति में काम नहीं चल सकता। तो मार्क्स को तो हम बड़ा समझते हैं, लेकिन उसके सिद्धांत पर चलना इस समय संभव नहीं। और 7 दिसंबर को पिछले यह जो दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उसका जो मुखपत्र है, ऑफिशियल ऑर्गन पीपल्स डेली, इसमें 7 दिसंबर में अग्रलेख संपादकीय में उन्होंने स्पष्ट लिखा कि हम मार्क्स के शिष्य हैं, मार्क्स को बहुत मानते हैं, लेनिन को बहुत मानते हैं, लेकिन हाँ, ये वास्तविकता यही है कि उन्होंने जिन परिस्थितियों की कल्पना भी नहीं की थी, उन परिस्थितियों का मुकाबला हम कर रहे हैं। इसके कारण उनके सिद्धांतों को लेकर आज की समस्याओं का मुकाबला करना संभव नहीं। नए सिरे से हमको अपना ही विचार करना पड़ेगा। तो हम मार्क्स को बड़ा तो मानते हैं, लेकिन उनके सिद्धांतों को लेकर चलने वाले नहीं। ऐसा 7 दिसंबर को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो ऑफिशियल ऑर्गन है पीपल्स डेली, उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा। और मार्क्स का पूजन करते हुए मार्क्स के सिद्धांतों से तलाक लेने की घोषणा उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने संपादकीय में की। हिंदुस्तान में भी कम्युनिस्टों की श्रद्धाएं टूट रही है। 1955 में हमारे स्वयंसेवकों ने चलाई हुई संस्थाएं बहुत कम थी। हमारा भारतीय मजदूर संघ भी नहीं था, विद्यार्थी परिषद केवल चल रही थी, थोड़ी सी संस्थाएं थी। राष्ट्रीय जीवन के हर एक क्षेत्र में कम्युनिस्टों ने अपने अपनी संस्थाएं शुरू की थी और उनका ही बोलबाला था। मैं कॉलेज में था तो केवल स्टूडेंट्स फेडरेशन का नाम था, मजदूर क्षेत्र में AITC का नाम था, किसान क्षेत्र में किसान सभा का नाम था, हर जगह उनका ही नाम था। हम लोग नए प्रवेश किए अलग अलग क्षेत्रों में स्वयंसेवकों ने, तो लोग कहते थे कि ये कोई दक्षाराम चलाना नहीं है, ये निकर पहनना नहीं है, ये बड़ा टेढ़ा है, आप लोग क्या कर सकेंगे। किंतु जहां जहां हम लोगों ने प्रवेश किया, हम देखते हैं कि कम्युनिस्टों पर मात करते हुए हमारे स्वयंसेवकों ने अपने अपने संगठन को बढ़ाया। मजदूर क्षेत्र को बहुत उनका गढ़ माना गया था, आप भी जानते हैं। आज दोनों कम्युनिस्ट पार्टी की, ट्रेड यूनियन की संयुक्त शक्ति से हमारे स्वयंसेवकों ने चलाई हुई संस्था की शक्ति आज ज्यादा है, ऐसा भारत सरकार ने घोषित किया। विद्यार्थी क्षेत्र में आज वही हाल है। तो जिन संस्थाओं में स्वयंसेवक अपना प्रभाव रख रहे, उन संस्थाओं की प्रगति कम्युनिस्टों की संस्थाओं की प्रगति से अधिक, शाखाओं की प्रगति है, स्वयंसेवकों की संख्या में प्रगति है। फिर विश्व हिंदू के जैसे अखिल भारतीय स्तर पर ही नहीं तो अखिल विश्व के स्तर पर हमारा काम फैल रहा। यह दृश्य यदि हम देखते हैं तो बड़ा विचित्र अनुभव ऐसा आता है कि कम्युनिस्ट, अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा से कम्युनिस्टों का काम शुरू हुआ हिंदुस्तान में, अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा। और होते 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 हर देश के कम्युनिस्ट अलग अलग तबकों में, अलग अलग गुटों में बटे हुए और एक दूसरे की टांग खींच रहे, एक दूसरे की पिटाई कर रहे। माने उनका संकोच हुआ है, यह एक दृश्य हम देख रहे। माने वो अंतरराष्ट्रीयता से उन्होंने प्रारंभ किया, अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा, अब गली गली में कम्युनिस्ट एक दूसरे से लड़ रहे, यह आज उनका हाल है। और हमने नागपुर के गली में काम शुरू किया, नागपुर वाले भी नहीं जानते थे संघ शुरू हुआ। आज अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में हमारे लोग पहुंच गए। क्या विश्व हिंदू परिषद, क्या फीसी नाम की जो संस्था है, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया इंटरनेशनल, अलग अलग 82 देशों में हमारे स्वयंसेवक आज है, 82 कंट्रीज। तो हमने गली से प्रारंभ किया, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र तक पहुंच गए। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा से प्रारंभ किया, हर गली में एक दूसरे की टांग खींच रहे। संपूर्ण पश्चिम ने जिस लेनिन को संगठन शास्त्र के विशेषज्ञ मान लिया था, उस लेनिन के तंत्र को काम करने वाले लोग आज इस हालत में हैं। और जिस डॉक्टर हेडगेवार का नाम कोई जानता भी नहीं था, उनके तंत्र को लेकर काम करने वाले इस तरह से आगे बढ़ते जा रहे। यह ठीक है कि गति धीमी है, धीमी ही रहेगी, कोई भी बड़ा काम धीरे धीरे ही होता है। लेकिन उनका सबसे बड़ा संगठन शास्त्रज्ञ, उसके शास्त्र का नतीजा क्या है? और जिनका कोई नाम नहीं जानता था, डॉक्टर हेडगेवार, उनके शास्त्र को लेकर हम काम कर रहे, उनकी कार्य पद्धति को लेकर काम कर रहे। तो 60-65 साल में दोनों का तुलनात्मक यदि हम अध्ययन करते हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्य पद्धति स्वयं पूर्ण है, यह बात हम समझ सकते हैं। इस कार्य पद्धति के नित्य कार्यक्रम के बारे में, नैमित्तिक कार्यक्रम के बारे में पूरी श्रद्धा हम अपनी रखें
जैसे मैंने कहा कि नित्य कार्यक्रम, दिन प्रतिदिन का एकत्रीकरण और नैमित्तिक कार्यक्रम, इसमें अनियमित बैठकें, सहले, शिविर आदि और नियमित यानी हमारे उत्सव, कुल मिलाकर एक संपूर्ण योजना होती है, उसका क्रियान्वयन करना है, उस पर अमल करना है। तो संपूर्ण श्रद्धा के साथ हम अपनी कार्य पद्धति पर यदि अमल करते हैं तो संघ के जीवन में उतार आए, चढ़ाव आए, अच्छे दिन आए, बुरे दिन आए, संघ की प्रगति धीमी रफ्तार से होती है और यह धीमी ही रफ्तार रहेगी। लेकिन जैसे पतंग के समान बहुत ऊपर चले गए और बाद में कट गए तो फिर हवा में पता ही नहीं चला कहां पतंग गया, ऐसा नहीं। तो जमीन में जड़ें मजबूत रखते हुए धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ने वाले पेड़ के समान संघ की प्रगति हो रही है। तो यह सारा समझकर हम एक एक कार्यक्रम का क्रियान्वयन करें, इतना ही कहना इस समय पर्याप्त है।